अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन नकवी साहब के इस बयान से कि निज़ाम ढह चुका है और इसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ मेजर रीसेट चाहिए। उसके बाद नून लीग की तरफ से काफ़ी रद्दमल देखने में नज़र आया। गो कहा जाता है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि इसको वेल लेफ्ट कर दें, ज़्यादा उसके ऊपर बयानबाजी ना करें, लेकिन ज़ाहिर है मीडिया भी उस बात को नहीं छोड़ेगा कि सिटिंग गवर्नमेंट के वज़ीर दाखिला जब ये कह रहे हो कि निज़ाम तबाह हो चुका है, तो फिर आप उससे आंखें कैसे बंद कर सकते हैं। और उसकी जो झलक है या उसकी रिफ्लेक्शन है वो हमारे माशरे के हर कोने, हर गोशे, हर शोबे के अंदर नज़र आती है। अगर आप इकॉनमी की बात करें तो पिछले 5 सालों से हम 30 अरब डॉलर से ऊपर अपनी गुड्स की एक्सपोर्ट नहीं कर सके। इससे ज़्यादा बड़ी तबाही क्या हो सकती है कि आपको सालाना 40 अरब डॉलर के तजारती खसारे का सामना हो, आपको 20 से 25 अरब डॉलर सालाना बोरो करना पड़ता है या लोन्स रोल ओवर करने पड़ते हैं। सऊदियों से मांगते हैं, यूएई से मांगते हैं, वो पैसे वापस मांग ले, फिर हम उसका भी खाते हैं। चाइनीज़ से मांगते हैं और फिर हर साल उनको कहते हैं रोल ओवर करते जाओ, हमारे पास देने को नहीं है। तो तबाही की सबसे पहली बड़ी निशानी तो यही है। मॉडल्स क्रिएट किए गए पाकिस्तान में। आईजीआई इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च की थी उस वक्त पूरी कुव्वत और कोशिश के साथ कि ये नवाज़ शरीफ साहब आएंगे और आईजीआई बनेगी। तमाम जो राइट ऑफ द सेंटर जमातें ये इकट्ठी होंगी और मुल्क का पहिया आगे चल पड़ेगा। 2 साल बाद ही लड़ाई होगी, नहीं चला काम आगे। फिर पीटीआई को भी उसी मॉडल के ऊपर, आईजीआई वाले फॉर्मेट के ऊपर ही 2011 में ये जब या 10 में या 11 में जब लाहौर में जलसा होता है, अक्टूबर 2011 में लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे, वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट ने फुली सपोर्ट किया इसको, प्रोसेस को, कि एक थर्ड पार्टी क्रिएट करते हैं। 2 पार्टियों ने तो बारी लगा ली, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने। इससे निज़ाम नहीं ठीक होने वाला। तो अब ज़रूरी है कि एक पॉपुलर फेस जिसके साथ करप्शन नहीं जुड़ी हुई, इमरान खान, उसको आगे करते हैं और एक हाइब्रिड मॉडल क्रिएट करते हैं। हम सपोर्ट करेंगे, आगे चलेगा। इमरान खान से भी 3 साल बहुत अच्छा रहा, सेम पेज। चौथे साल इमरान से लड़ाई होगी। जो दरमियान में हुकूमतें आती और जाती रहीं, उनका भी अगर देखें सूरत हाल, ये निज़ाम की तबाही की मिसालें दे रहा हूँ क्योंकि मोहसिन नकवी ने आज अपने बयान की वजाहत की है कि मैंने सिर्फ मौजूदा सिस्टम के लिए नहीं, मैंने ओवरऑल जो 80 साल की तारीख है उसकी बात की। बात वो सही कर रहे हैं, लेकिन अब शायद उन्हें अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए दाएँ बाएँ मुड़ के कुछ और चीज़ें ऐड करनी पड़ रही हैं। मुख्तलिफ वक्तों में जो सियासी हुकूमतें बनती रहीं, तो उसमें कभी फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर हफीज़ शेख को बुला के अंदर प्लांट किया जाता था, क्योंकि ये सोचा जाता था कि ये जो पोलिटिकल गवर्नमेंट है ये तो बहुत ही नाहल है, हफीज़ शेख जैसा काबिल आदमी इसको चलाएगा। पता चलता था कि हफीज़ शेख पहले से ज़्यादा तबाह करके सिस्टम को चला गया। मौजूदा हुकूमत जो PMLN की है, उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब का नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिरे से कोई सेनेटर भी वो नून लीग की तरफ से नहीं है। तो वो उनके वज़ीर दाखिला हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वक्त मिनिस्ट्री है वफाक के पास, उसमें से एक वज़ारत दाखिला है और उसका नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नून लीग उनको ओन नहीं करती, वो नून लीग को ओन नहीं करते। तो सिस्टम के ढह जाने की ये भी मिसाल है। औरंगज़ेब साहब को इसलिए लगाया गया कि डार साहब मज़ीद कबूल नहीं थे, IMF के साथ भी उनके मसाइल थे। तो इनकी फैमिली जो औरंगज़ेब साहब की है, उनकी नून लीग के साथ एक माजी की वाबस्तगी चौधरी फारूक की वो मौजूद है। इस पूरी फैमिली की, रमदे फैमिली वाला एक ही ख़ानदान, एक ही सारा। औरंगज़ेब साहब को भी डाला गया, मोहसिन नकवी साहब को भी डाला गया। मोहम्मद अली साहब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अगर ये शायद कोई पोलिटिकल आदमी करता तो PIA या किसी और प्राइवेटाइजेशन, मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन की, बाय द वे, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई और करता तो इसके ऊपर 1001 किस्म के सवालात भी सामने आ सकते थे, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। अल्लाह करे कि ना आए, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान को चाहिए। लेकिन ये वो मिसालें हैं जो मैं इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये हमारे उस निज़ाम की तबाही की मिसालें हैं। पोलिटिकल गवर्नमेंट अपने वोटों की ताकत से मुंतखब होकर आनी चाहिए। 2018 में इमरान खान एक पॉपुलर फिगर के तौर पर उभरे, उनको पॉपुलर सपोर्ट थी, लेकिन उनके पास इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो वफाक में अपनी हुकूमत बना सकते। जनूबी सूबा पंजाब महाज इस तरह का एक ग्रुप पंजाब के अंदर उसको क्रिएट किया गया ताकि पंजाब के अंदर इनको इजाफी सीटें दें ताकि इनकी नशिस्तें पूरी हो जाएं। वो नशिस्तें वहाँ से पूरी नहीं हुई। फिर कराची से हमने 14 कौमी की सीटें, जो किसी सूरत में PTI उस वक्त 2018 में जीतने की पोजीशन में नहीं थी, वो PTI को प्लेट में रख के हमने देने कि इनकी वफाक में नंबर पूरे हो जाएं। ये 2018 का मॉडल था। फिर जब वो मामला ख़त्म हुआ, PDM की हुकूमत आ गई, उसके बाद इलेक्शन हुए, तो इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉपुलर मूव की वजह से वो एक लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। वो 9 मई दुरुस्त था, गलत था, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। 9 मई को मैं यौम स्याह समझता हूँ। पाकिस्तान में जमहूरियत को उसने बहुत नुकसान पहुँचाया, मैं उस वाक़े को सही नहीं समझता। लेकिन इमरान की उस सियासत ने उसको पॉपुलर फिगर के तौर पर उभार दिया। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होते हैं, तो वोट सबसे ज़्यादा, ये मेरी दानिश में, मैंने बहुत ट्रैवलिंग की थी पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, मेरे ख्याल में वो इमरान खान को पड़े थे।
उसके कैंडिडेट को कोई बैंगन का निशान था, कोई थाली चिमटे का निशान था या जूते का निशान था, वोट उन्हीं को पड़े थे, लेकिन वो निकला उसमें से फॉर्म 47 जिसको अब बिलावल बार बार दोहराते हैं। तो मोहसिन नकवी ने जब ये कहा कि निज़ाम तबाह हो चुका है तो लोग उसको सही मान रहे हैं, हुकूमत उसको खुद नहीं मान रही, लोग उसको सही मान रहे हैं कि ये बात इसने सही की है, लेकिन उसको मौजूदा हुकूमत क्वेश्चन कर रही है। मोहसिन नकवी को आज उस बयान की अपने वजाहत करनी पड़ी, सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल आज भी कहा हूँ निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का। बात ये है कि अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए चीज़ें, तो 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात खराब हो, उसके बाद आप 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब दें, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं, और जो रिजल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, शर्मिला फारूकी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शफ़ी जान है PTI से, और इसके अलावा बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे PMLN से। सबको खुश आमदीद कहते हैं। शर्मिला बीबी, निज़ाम ढह चुका है या अभी कोई गुंजाइश बाकी है? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए जी, निज़ाम के हवाले से तो जो परफॉर्मेंस रही है इस फेडरल गवर्नमेंट की, उसके ऊपर तो हम अक्सर औकात बात करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है वो ये है कि इनकी अपनी काबीना के सबसे ताकतवर वज़ीर, बल्कि बकौल इन सब के कि वो शायद वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, उन्होंने ख़ुद इनकी काबीना के ऊपर चार्जशीट कर दी। अच्छा, 2 रोज़ कबल हमने सुना कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ही विल टेक स्टॉक ऑफ ऑल दी मिनिस्ट्रीज़, और उन्होंने कहा जी अपनी परफॉर्मेंस बताएं, आप लेकर आएँ। उसके ऊपर जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे भी ज़्यादा डैमेजिंग है। वो कहते हैं कि जी थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराएं। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो अपनी वफाकी काबीना के वज़रा की कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो सही नहीं होगी, मैनिपुलेटेड होगी, तो आप थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराएं। और इन शॉर्ट दबे लफ्ज़ों में वो साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि जी किसी सब की परफॉर्मेंस जो है बड़ी डिसमिल है। अब ये तो हुकूमत के नुमाइंदे सारे बैठ के ये जी मईशत ठीक हो रही है, आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सही जा रहे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी अक्सर आके कहते रहे हैं, लेकिन इनका सारा जो राज फाश किया है वो तो इनके अपने सबसे पावरफुल फेडरल मिनिस्टर ने कर दिया है। इसका जवाब वो किस तरीके से देंगे? जब पीपल्स पार्टी तनकीद करती थी या पीपल्स पार्टी को निशानदेही कराती थी, तो ये फिर कहते थे कि नहीं जी इत्तेहादी भी हैं, हमारे साथ बैठे भी हैं, ओहदे भी लिए हुए हैं और हम पे तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन इनके अपने वो जो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाई, ये तो वो वाली बात होगी। हाउ आर दे गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस? इसका तो ये जवाब इनके पास है नहीं। ये तो खुद एक बंदा जो घर में बैठा है, थर्ड पार्टी वैलिडेशन वाली आज मोहसिन नकवी ने बात की है, ये उस पहले बयान से अगर ऐड कर लें, सिर्फ उस छोटे से हिस्से के साथ जहां वो कहते थे कि वज़ीर आज़म साहब को लैपटॉप बांटने से अब कुछ नहीं होने वाला, तो अब उसमें उन्होंने मज़ीद एक चीज़ ऐड कर दी है कि आप थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी करा लें इनकी कि मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस क्या है। तो दैट शोज़ कि ही हैज़ नो ट्रस्ट इन द सिस्टम, और इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी कंप्लीट नो ट्रस्ट का इजहार कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो यही कहने चाह रहे हैं ना कि बात ये है कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, साफ चीज़ सामने आए। क्योंकि वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट मिलेगी वजारतों की तरफ से, तो वो तो इस तरह होंगी कि ऑल इज़ गुड। और लैपटॉप जहाँ तक है, आप लैपटॉप बांटे हुए मलिक साहब, इस मुल्क में बिजली नहीं है, इस मुल्क में इंटरनेट नहीं चलता, तो लैपटॉप कहाँ से चलेंगे? मुझे आप ये बताइए। लैपटॉप आप बच्चों को दे तो दें, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सहूलतें आप किस तरह देंगे? आप पेट्रोल की प्राइसें हर दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस मुल्क में एक बम गिरेगा महंगाई का जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये कोलैप्स हो जाएगा पूरा सिस्टम। लोग यहाँ पर बाहर निकल आएंगे क्योंकि लोगों के पास बिजली का बिल तो देने के पैसे थे ही नहीं, लेकिन अब क्या सड़कों पे वो पैदल चलेंगे? क्योंकि अब वो बसों में भी नहीं सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि इतने किराए बढ़ जाएंगे, इतनी महंगाई हो जाएगी। खाने पीने की अशिया जो है, एक नॉर्मल मुतवासत तबके का जो हाउस होल्ड है पाकिस्तान के अंदर, जो एक मिडिल क्लास तबका था, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इट इज़ फिनिश्ड। वो तो गुजर बसर कर ही सक रहे। आप देखें, अगर आप इनकी ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट उठा के देख लें, तो वो सारे के सारे तो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। दुरुस्त। शफ़ी जान से भी इस पर राय लेते हैं। शफ़ी जान साहब,
निज़ाम ढह चुका का बयान और फिर ये थर्ड पार्टी वैलिडेशन वाला बयान, लैपटॉप बांटने से कुछ नहीं होना, तो आप क्या कहते हैं? कोई मेजर रीसेट चाहिए, क्या करने की सर्जरी चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। जहां तक कोलैप्स होने की बात है, जो बयान मोहसिन नकवी साहब ने दिया, तो मोहसिन नकवी साहब इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। अगर वो ये बयान दे रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, वो इकरार कर रहे हैं, तो वाकई सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अब जहां तक थर्ड पार्टी ऑडिट की ये बात कर रहे हैं, तो ये खुद अदम एतमाद है उन वज़रा के खिलाफ जो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा हैं। अगर इस किस्म की परफॉर्मेंस उनकी है कि इनको ऑडिट करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनको कोई परफॉर्म कर ही नहीं रहे। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जब किसी के मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, जब आप किसी का वोट किसी और के खाते में डाल देंगे और उसको हुकूमत पे बैठा देंगे और जिसका मैंडेट होगा उसको आप अडयाला में बंद करेंगे, तो हम तो डे वन से हमारी स्टैंडिंग यही थी, यही स्टांस था इमरान खान साहब का कि ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता, ये सिस्टम कोलैप्स करेगा और वो कोलैप्स कर चुका है। ये आए थे मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने, ये कहते थे कि जी हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। डिफॉल्ट से बचाया या नहीं बचाया ये एक अलग बहस है, इन्होंने तो मुल्क के सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। अब बात एक ही है कि इस मुल्क में एक नए फ्रेश इलेक्शन हो और उस फ्रेश इलेक्शन में कोई धांधली ना हो, जिसको जो मैंडेट मिले, जिसको जो वोट मिले, उसके डब्बे से वही वोट निकले। इसके अलावा इस सिस्टम को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान पे तो इन्होंने हाइब्रिड निज़ाम, ये खुद इसको हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें पीटीआई मोहसिन नकवी के मुतल्लिक ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है किसी भी और से ज़्यादा। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा ताकतवर वज़ीर के तौर पर सामने नज़र आते हैं। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शायद वो इतने तगड़े नहीं हैं जितने मोहसिन नकवी साहब मौसर थे जब उनका और अली अमीन गंडापुर का एक बैक चैनल चल रहा था। नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, ये आपके इस्लामाबाद आने से पहले। तो थोड़ी सी उस पर रोशनी डालें, क्योंकि मोहसिन नकवी का वो पॉजिटिव रोल था जब उन्होंने हेलीकॉप्टर भी दिया, बैरिस्टर गौहर को बिठाया कि आप जाओ, और बैरिस्टर सैफ को भी बिठाया, इंगेज करो इस धरने वालों को। फिर मोहसिन नकवी के ज़रिए ही वो बैक चैनल चल रहा था कि संगजानी बैठ जाएँ। थोड़ा सा आपकी ज़बानी फिर आगे चलते हैं। बहुत सेंट्रल रोल था उस सारे वाक़े के अंदर मोहसिन नकवी का। देखिए, जिस रोल की आप बात कर रहे हैं इसके बारे में बेहतर तो अली अमीन साहब ही बता सकते हैं, लेकिन मैं इस एंगल से इस चीज़ को देखता हूं कि उस वक्त ये हुकूमत जो थी मुश्किल में थी, इस हुकूमत को ख़तरा था। और नून लीग का ये पुराना वतीरा है कि जब ये मुश्किल में आते हैं तो ये पाँव पड़ते हैं और जैसे मुश्किल से निकलते हैं तो गला पकड़ लेते हैं। तो उस वक्त जो मोमेंटम बना था, जो तहरीक का मोमेंटम था, जो लोग सड़कों पे थे, तो ये खुद को ख़तरा महसूस कर रहे थे। जब खतरा महसूस कर रहे थे तो उस टाइम हाथ पांव ये मार रहे थे। इन्होंने हेलीकॉप्टर भी दिया, 7 बजे जेल के दरवाजे भी खोले और खान से मुलाकात भी करवाई गई। उसके बाद आप देख लें कि 2 साल से तो हमने कोई तहरीक नहीं चलाई, लेकिन सख्तियां इमरान खान साहब पे मजीद सख्त कर दी गई हैं। और जहां तक मोहसिन नकवी उस वाक़े से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, पीटीआई वाले मामले को बाद में लेके आते हैं अगले हिस्से में, लेकिन इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। 2-3 हफ्ते पहले भी, 4 हफ्ते पहले भी सुहेल अफरीदी की एक मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी से, और ख़बर यह है कि अभी भी आपका ये जो 5 अगस्त वाला प्रोटेस्ट था, इससे पहले दोबारा मोहसिन नकवी और सुहेल अफरीदी का आपस में रब्ता हुआ है। आपकी ज़बानी देखिए, जिस मुलाकात की आप तस्करा कर रहे हैं, जिसको प्रिटेंड ऐसा किया जा रहा था कि वो खुफिया मुलाकात थी, वो कोई खुफिया मुलाकात नहीं थी। उसको तो मैंने बारहा मीडिया टॉक्स में, अफरीदी साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इकरार किया कि मुलाकात मोहसिन नकवी साहब से हुई है, गौहर साहब वहाँ पे मौजूद है और सूबे के अमन व अमान के हवाले से बात हुई है। अभी की जो मुलाकात की आप बात कर रहे हैं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उस मुलाकात में ये कहा गया कि आपने इस्लामाबाद नहीं आना, लेकिन अफरीदी साहब ने तो कल सबके सामने 27 सितंबर के डेट की अनाउंस कर दिया और हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। वो तो ट्रक की बदली है ना, 27 सितंबर आएगी तो तब आएगी, वो उसको आगे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन आपस में कांटेक्ट चल रहा है, तो कांटेक्ट चल रहा है। देखिए, इस वक्त अफरीदी साहब एक मनसब पे विराजमान है और इस वक्त नकवी साहब भी एक मनसब पे विराजमान है, वो मुल्क के वजीर दाखिला है। अमन व अमान के हवाले से बिल्कुल रब्ता होता है उनसे, सिर्फ और सिर्फ अमन व अमान के हवाले से, इससे ज्यादा ना सियासी कोई बातचीत होती है। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, निज़ाम ढह चुका है और लैपटॉप बांटने से कुछ होगा नहीं। वो कहते हैं मैं अपने बयान पर कायम हूँ और वजीरों की कारकर्दगी देखनी है तो एक थर्ड पार्टी ऑडिट या वैलिडेशन करके देख लेते हैं। आपको शॉर्ट्स तो आते हैं पहले जी, मैं सुन लिया, थर्ड पार्टी वाला दोबारा सुनवा दें जो भी सुना है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिजल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है।
बेस्ट सर। Thank you जी for having me on the show. Listen, I run a corporate company and a firm myself, जहाँ मैं अपनी पूरी टीम की जो हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग लोग भी हैं उनकी एनालिसिस कराते हैं, उनकी एक फ़र्म हायर करते हैं जो उनके कारकर्दगी की एनालाइज करती है आफ्टर एवरी 2 years, और उसके ऊपर उसके बाद जो है किसको शाबाश जानी है, किसको इंक्रीमेंट जाना है, किसको नहीं जाना, किसकी क्या वैल्यूएशन है, तो वो हम आगे देते हैं और हमें मिलती है बेसिकली। तो जब नकवी साहब ने ये बात की तो क्योंकि बहुत सी उंगलियां उनके ऊपर उठ रही थी, वो पीसीबी हो या उनकी अपनी परफॉर्मेंस हो या उनकी अपनी कोई चीज़ हो, तो पीसीबी में पाकिस्तान टेस्ट जीत गया कल। तो आई थिंक बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने इज्जत रख ली मोहसिन नकवी की। आप सारे लोग पीसीबी की मिसालें दे रहे थे। कुछ इंटीरियर की बातें कर रहे थे। आई थिंक बाय दैट ही मेंट दैट, और कोई भी परफॉर्मेंस गेज करना और उस गेज करने के बाद उसको सज़ा या जज़ा का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन सारों की दुकान बंद होगी जो कहते हैं मोहसिन नकवी ने ये कह दिया तो मोहसिन नकवी ने वो कह दिया तो ये कह दिया। शहबाज साहब इज़ हेयर टू स्टे, ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। ये जो सिस्टम था, जो लहू लहान था, लंगड़ा लूला था, जो चलने के लिए तैयार नहीं था, उसको एक्टिवेट किया शहबाज साहब ने और उसको वापस अपने कदमों के ऊपर खड़ा किया और वहाँ लेकर आ गए कि आज वो टेक ऑफ के पोजीशन के ऊपर है। ये वो मुल्क था जो 24, 45, 70 घंटों में डिफ़ॉल्ट होने लगा था और वहाँ से आज तक का ये बहुत लंबा सफ़र है। तो इसमें दिन रात की मेहनत है, यहाँ इसमें आपके इदारों का सेम पेज में होना, यहाँ चीज़ों के ऊपर इकट्ठे बैठकर काम करना, उसी की वजह से आपको इंटरनेशनल आइसोलेशन हो या इमरान खान का भी था, आपका भी है, क्या फ़र्क है दोनों में? देखें, दो बंदों का सेम पेज के, वाकई ये भी बड़ी आपने अच्छी बात की है। एक उस्ताद खड़ा होता है और एक बच्चा खड़ा होता है जो दोनों का सेम पेज खुला हो, लेकिन वो बच्चा इतना नालायक है कि उसको सबक पढ़ने का समझ ही नहीं आ रही। ये वो जिनका पिछला सेम पेज था वो फिर भूले ना कि वो थे जो कहते थे कट्टे लेंगे और कट्टों से आगे मुल्क चलाएंगे और मुर्गियां देंगे और मुर्गियां अंडे देंगी और अंडों से हम पाकिस्तान को कामयाब करेंगे। एक वो सोच थी और एक ये सोच है जो कहती है कि आप लहू लहान मुल्क दो या जिस तरह भी दो, जो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था हम लेकर ठीक करेंगे और हमने करके दिखाया। वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो आपकी 2026 में जो शहादतें हैं पिछले 20 सालों में हाईएस्ट नंबर्स हैं। बिल्कुल आपकी शहादतों का जो वो है वो बहुत बढ़ चुका है, लेकिन क्यों बढ़ा है, उसमें जो आपके अफगानिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन है और भारत की इन्फिल्ट्रेशन ये तो डिटेल होगी ना, लेकिन आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऊपर जा रहा है। बिल्कुल नंबर ऊपर गया है, लेकिन आपको इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके तमाम मिलिट्री और सिविल इदारे एक पेज के ऊपर हैं और वो यक ज़ुबान होकर उन्होंने एक बात की है कि हम जब तक इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं चलेंगे। देखिए वो करके बनाएंगे। मैं आपको और बताऊं कि जब आपके अज़्म होगा वो आपका मेरा सबका एक अज़्म होगा कि जो पाकिस्तान पे हमला करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, उसको मिटा दें। अच्छा, तो ये कहते हैं ये जो नौरीन साहिबा की स्टेटमेंट नहीं आपने सुनी, जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो आप नहीं सुनी। ये आप और मुझे लगता है कि जो थोड़े से आइसोलेटेड हैं इन जमातों से, इन लोगों की जहनीत से, या इनके साथ आप पार्लियामान में बैठे हैं, आप इनकी बातें सुने तो आपको समझ आएगा कि इनका दिमाग कितना पलूट और कितना करप्ट हो गया है। फिर ये भी कहेंगे कि आप इनके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रियलिटी है एंड ये इससे कोई हम भाग नहीं सकते। किस पार्टी का दिमाग पल्यूट हुआ है? क्योंकि मेरे पास पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी है। तहरीक इंसाफ के लोगों का। अभी बिलावल ने जो कुछ आपके मुतल्लिक है वो उनकी राय पीटीआई से ज़्यादा सख्त है। नहीं, बिलावल साहब ने जो कहा है, देखिए उनकी अपने ग्रीवेंसेज हैं। उनकी ग्रीवेंसेज इसलिए कि उनको ये टिकटॉक वाला भी सुनाते हैं। मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। वो टिकटॉक वाला करके उन्होंने अपने मीम्स बनवा लिए, लेकिन बिलावल क्योंकि मैं आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन देखिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, पॉइंट स्कोरिंग भी होती है। जब इलेक्शन होता है माहौल गर्म हुआ होता है और उस गर्म माहौल में आप बहुत से छक्के मार जाते हो, लेकिन इन रियलिटी अगर हम बात करें, कहते हैं आप लोगों ने ठप्पे मारे सर, नहीं हम कहते हैं 47 भी पीछे रह गए, 47 प्लस हो गई। आप सारे इलेक्शन देखें, आपके खालिंग पोलिंग स्टेशन से लेकर पोलिंग बूथ से लेकर आप पूरा एक प्रोसेस आपके सामने था। यहाँ जो लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया वो भी इसलिए किया है कि देखिए अगर खाली ठप्पे लगे होते तो 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, फिर 11 बजे ना करते, फिर 11:30 ना करते। ठप्पे उनको पता है किस टाइम पे लगते हैं। जो इलेक्शन लड़ता है ना, जो 3 इलेक्शन लड़ चुका है, उनको ठप्पों का भी पता है, तरीकाकार भी पता है और सबको पता है जो लड़ चुके हैं। शायद आपको ना पता हो, लेकिन हम जो ठप्पे मारते हैं नहीं, जो 3 इलेक्शन लड़ चुके हैं उनको तरीकाकार पता है, क्योंकि उनके खिलाफ वारदातें हुई नहीं है। अच्छा शर्मिला, ये जो ठप्पों वाली कहानी है, ये इस कश्मीर इलेक्शन में एक चीज़ ज़रूर हुई है। पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई वाले कहते थे इनको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, लेकिन कश्मीर इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर मोहरे तस्दीक लगा दी है। वो कहते हैं ये 47 वाले हैं और यहाँ कश्मीर में तो इन्होंने कहा 47 प्लस हो गया, इतने ठप्पे लगे।
आपकी ज़ुबानी सुन लो, अब तो थोड़ा सा काफ़ी मामला आगे आ गया। आप क्या इस बात पे कन्विंस हैं कि ये फॉर्म 47 वाले? मलिक साहब देखें, अभी बात की दानियाल साहब ने कि जी ठप्पे किस वक्त लगते हैं और किस वक्त नहीं लगते। ठप्पे से तो पहले से लग के आते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देखती हूँ सिर्फ मीरपुर डिवीज़न का। उसमें अगर आप LA9 के रिजल्ट्स उठा के देख लें और ये मेरे स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के हैं। इस इलेक्शन के अंदर जो टर्नआउट रहा है वो कम रहा है, ऑलमोस्ट 40 और इवन लेस देन 40%। लेकिन जहाँ जहाँ ठप्पे लगे हैं, जहाँ जहाँ से इनके कैंडिडेट्स इन्होंने जितवाए हैं, वहाँ आपको पता है वोटर टर्नआउट क्या रहा है? 98.8%। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट LA9। मैं आपको वो उन पोलिंग स्टेशंस के नाम दे सकती हूँ, कौन सी गर्ल्स स्कूल के अंदर कितने ठप्पे लगे, कितने परसेंट लगे। 98.8%, कहीं 91%, कहीं 92%, कहीं 97%, कहीं 89%। LA12 के अंदर 93% वोटर टर्नआउट, 89। पाकिस्तान की तारीख में किसी इलेक्शन में इतना तो वोटर कहीं बाहर निकला ही नहीं है। अच्छा, ये जो बातें करते थे ना रिजर्व सीट्स की, ये महाजिर सीट्स की, वो कहते थे हमारी जेब के अंदर है। वो 9 क्या पूरी 10 की 10 इनकी जेब में चलेगी। जितनी पंजाब में सीटें थी सब इनकी जेब में चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। जो इनकी जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं थी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ PTI की गवर्नमेंट थी, वहाँ पीपल्स पार्टी जीत गई। और ये इनके अपने जो मुर्तज़ा बासी साहब हैं, वो अपने होम का पोलिंग स्टेशन जो है उसके वो हार चुकी। अब आप सोचें कि ये वहीं के हैं, वहाँ से कैप्टन सफदर भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, उसी हलके के हैं, और वहाँ ये अपना होम पोलिंग स्टेशन हार गए। तो ये धांधली का इतना भोंडे तरीके से जो इन्होंने की है ना, मतलब आई डोंट वांट टू यूज़ एनी हार्श वर्ड्स। हम कह चुके हैं, बहुत सारी चीज़ हमने कही, और ये सारी चीज़ें विद एविडेंस हैं कि वो फुटेजेस हमने इलेक्शन कमीशन को पहुंचाई हैं, जो ये बोरियां शर्मिला, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है या नहीं है? क्योंकि ये बिलावल का बयानिया तो यही था ना, क्या आप भी कायल हैं कि फॉर्म 47 वाले या नहीं? तो मलिक साहब, फॉर्म 47 तो अनफॉर्चुनेटली है ना। इस मुल्क के अंदर कभी RO का इलेक्शन रहा है, कभी RTS बैठ जाता है, कभी फॉर्म 47 आ जाता है। इस मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया ये है कि अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो फिर तो आपके लिए आगे बस राहें हमवार हैं, और अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो फिर जो हाल होता है वो आपके सामने है। लेकिन इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में ब्रेक में रख के 10 सेकंड, अगर ये फॉर्म 47 वाले हैं ना, वो तो कमाल ही हो गया। सबसे पहले 47 जरदारी साहब से शुरू होता है, बिलावल साहब से शुरू होता है, KPK में मौलाना जो इनके PTI के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट होती है। तो फिर अगर ये बात है ना, तो हमाम में सब एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। क्या बातें करते हैं फिर, क्या बातें करते हैं? आपको हकीकत पता है कौन क्या है? एक टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर पैदा किया गया था, उस टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर ने इस मुल्क को वहां लेके आया जहां ये कोलैप्स से घंटों दूर रह गया था। फॉर्म 47 नहीं कहती है, पीपल्स पार्टी भी आपको 45। मौलाना का क्या लड़ाई है उनके साथ? मौलाना की लड़ाई ये है कि 47 वाले पीपल्स पार्टी भी बात, ठीक है ना। अच्छा, MQM की क्या पीपल्स पार्टी से लड़ाई है कि MQ खाली ये है कि ये रोते ज्यादा है, हम कारकर्दगी के ऊपर बिलीव करते हैं, हम ना सूबे का कार्ड खेलते हैं ना कसम का कार्ड खेलते हैं। ये तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी वाले, मतलब मौलाना का क्या रोना है? मौलाना का ये कि मौलाना कह रहा है कि मेरे साथ इन्होंने धांधली की है। MQM का क्या रोना है कि ऊपर 17 MPs हमारे हैं, ठीक है ना। तो इन सब का यही रोना है, सब जमातों का। हम ये है कि हम कारकर्दगी से अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और करते रहेंगे। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सोहेल अफरीदी की स्टेटमेंट 27 वाली सुन लीजिए, फिर चलते हैं शफी जान के पास, दिखाइएगा। 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हमारे कुछ मुतालबात हैं। पहला मुतालबा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के तमाम केसेस इंसाफ के साथ सुने जाएं। दूसरा मुतालबा कि इमरान खान साहब पर जो पाबंदियां लगी है, चाहे वो मुलाकातों पर है, चाहे उनके जाती डॉक्टर्स पर है, वो सब उठानी चाहिए। कल उनके वकला, डॉक्टर, उनकी फैमिली, इनकी मुलाकातें खोली जाए जल्द अज जल्द। हमें इंसाफ नहीं मिला तो 27 सितंबर भूलना नहीं। शफी जान साहब, क्या करेंगे आप लोग? यहाँ तो सूबों की बहस है, हुकूमत की परफॉर्मेंस की बहस है। इमरान खान के लिए इंसाफ आप मांगना है तो आपने 27 की डेट इतनी आगे डाल दी। अलीमा बीबी खुशी नहीं है उसके ऊपर, क्या हो रहा है? देखिए नदीम साहब, 27 सितंबर की जो तारीख अफरीदी साहब ने अनाउंस की है
और कल जो हमारा पेशावर में जलसा था वो पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था इमरान खान के बगैर। इमरान खान साहब ने इससे बड़े जलसे किए हैं। जो ग्राउंड के अंदर लोग थे उससे 4 गुना लोग ग्राउंड से बाहर थे। और 27 तारीख जो बाज हल्के इस पे रद्द-ए-अमल तो दे रहे हैं, लेकिन हमने तैयारियां भी करनी है। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, हम कोई लूप होल नहीं। अलीमा क्यों ना खुश है सर? अलीमा क्यों ना खुश है? देखिए, अलीमा आपा जो है, जिस तरीके से उन्होंने रैली से खिताब किया, जिस तरीके से उन्होंने तहरीक को लीड किया, जिस तरीके से वो खान के केसेस को फॉलो कर रही हैं, जिस तरीके से वो अडियाला के बाहर होती हैं, वो काबिल तारीफ है। देखिए, वो उनके भाई हैं और हम भी ये नहीं चाहते कि 1 घंटा भी इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर मजीद गुजारे। लेकिन हमने तैयारी करनी है, हमने अलायंस को आगे लेके बढ़ना है। हम तमाम तर तैयारी के साथ नौजवानों पे हमने फोकस करना है। इस तहरीक को नौजवान ही लीड करेंगे। और 27 की तारीख हमने इसलिए दी है कि हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम तर तैयारियां कंप्लीट करके, ये 1 दिन की एक्टिविटी नहीं होगी। आफरीदी साहब इसको लीड करेंगे। हमारे अलायंस जो मजहबी जमातें हैं, लोकली जो हमारी मुकामी जमातें, हम उनसे राब्ते में हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से हम बड़े क्लोजिंग टच में हैं। बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वहाँ भी हुई है। तो इन तमाम तरह चीज़ों को सामने रखकर 3 दिन मशावरत हुई है इस तारीख पे, पार्टी के अंदर, पार्टी की लीडरशिप के साथ, अलायंस के साथ। 27 तारीख पे 3 दिन मौलाना फजल रहमान आपके साथ प्रोटेस्ट करने आएंगे 27 तारीख को? इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस अलायंस का हिस्सा होंगे। उस एज अ अलायंस ही हम आगे बढ़ेंगे। वो भी ये चाहते हैं कि तमाम तर चीज़ें रिटन फॉर्म में हो, हम भी ये चाहते हैं कि तमाम तर चीज़ें रिटन फॉर्म में हो। बड़ी वाज़ेह बात यहाँ पे नदीम साहब मैं कह दूं कि 27 तारीख को आर होगा या पार होगा। ये अब 1 दिन की एक्टिविटी नहीं होगी। हमारे पास कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है। आप 27 तारीख की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पूछना तो ये भी चाहिए कि पिछले 2 साल से तो कोई तहरीक नहीं चलाई गई। जब पिछले 2 साल से तहरीक नहीं चलाई गई, 8 महीने अफरीदी साहब सीएम थे, तो सख्तियां तो मजीद सख्त होती गई हैं। 9 महीने से इमरान खान साहब आइसोलेशन में हैं। जब 27 की तारीख इसलिए हमने दी है कि हम तमाम तर तैयारी करके, तमाम तर अपने साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट, तमाम तर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हमने एतमाद में लेना है। नौजवान हमारा फोकस है। नौजवान लीड करें। शर्मिला बीबी से पूछते हैं, शर्मिला बीबी, क्या इमरान खान को बाहर आना चाहिए या जेल में ही रहना चाहिए? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि माजी में जरदारी साहब ने 10-11 साल जेल काटी, फिर नवाज शरीफ साहब को जेल डाला गया, मरियम भी जेल गई और वो सारे लोग बाहर आए। फिर पता चला वो सारी केसेस जो थे सियासी बुनियादों पे बने थे। तो अब इमरान के केसेस जो हैं वो सही वाले क्रिमिनल वाले जेट ब्लैक वाले केसेस हैं या वो भी पॉलिटिकल केसेस हैं? मलिक साहब, आप मुझे कितने टाइट स्पॉट में डाल रहे हैं। देखें, इमरान खान साहब के जो मुकदमा, जहाँ तक मैंने पढ़ा और इस पे हम गुफ्तगू करते आए, एक तो उनका फॉरेन फंडिंग का केस है जिसके अंदर वो अकाउंट्स डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे थे, वहाँ अगैन उनकी गलती है। फिर उनका जो वो घड़ी वाला केस है, वो जो तोशा खाने वाला, वो मुझे याद है कि इट स्टार्टेड ऑफ विथ राइट टू इन्फॉर्मेशन। किसी जर्नलिस्ट ने वो इन्फॉर्मेशन मांगी और फिर वो कैबिनेट डिवीज़न उसको रेजिस्ट करती रही, इवेंचुअली हुआ, फिर पता ही चला कि जी बेच दिए, पैसे नहीं, वो सारी चीज़ें। ये गलती तो उनकी है ना। ये मुकदमे तो ना पीपल्स पार्टी ने बनाए ना PMLN ने बनाए, ये तो उनकी अपनी कोताहियाँ हैं ना। ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल। एक पब्लिक फिगर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनको मालूम होना चाहिए था कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने एसेट्स और अपनी इनकम और अपनी सारी चीज़ें इसको प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करें। दूसरी चीज़ ये है कि हम कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि कोई बेगुनाही में जेल काटे। वी नेवर बिलीव इन दिस। पीपल्स पार्टी ना, हमारे तो दौर के अंदर जब सदर साहब सदर पाकिस्तान थे पहले टर्म में और गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, एक सियासी कैदी नहीं था। अब इनके दौर में, इमरान खान के दौर में तो हर बंदा, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो, कोई और बिजनेसमैन हो, या तो उनको गालियाँ पड़ती थी, या तो उनकी तज़हीक होती थी, या वो जेल में होते थे। अच्छा, अब बात ये है मुकदमे सही या गलत, वो तो अब अदालतें फ़ैसला करेंगी, मैं और आप तो नहीं कर सकते, वो वॉट एवर रीज़न। लेकिन बात यह है कि जब आप कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं तो फिर आपके कुछ अख्तियारात, राइट्स होते हैं। मैं ख़ुद क्योंकि जेल में रह के आ चुकी हूँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि अपने प्यारों से दूर रहना कितनी तकलीफ़देह बात है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अब आइन और कानून के मुताबिक और जेल रूल्स के मुताबिक मैं ये समझती हूँ कि उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी, या उनका जो इलाज था होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि आई डोंट फॉलो इमरान खान बिकॉज मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है उनके अंदर। लेकिन
इन्होंने भी अपनी पूरी सियासत का जो महवर है वो इमरान खान को बना दिया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो दहशतगर्दी की आग में सुलग रहा है उसमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे शुड एक्चुअली फोकस ऑन सर्विंग देयर पीपल। अनफॉर्चुनेटली वहाँ ना पिछले वज़ीर आला का फोकस रहा और उसको ये हटाया गया ये कह के कि जी वो एडमिनिस्ट्रेटिवली काम नहीं कर रहे या जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है इनको लेकर आए। ये भी वही काम कर रहे हैं जो पिछला वाला करता था। तो कौमी असम्बली हो, सेनेट हो या KPK की हुकूमत हो, उनका पूरी सियासत है इमरान खान की रिहाई और इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लेकर, और ना उससे आगे ये बात करते हैं ना उससे पीछे ये बात करते हैं। वैसे तो आमतौर पर जब जरदारी साहब पे ये वक्त आया था तो पार्टी यही करती थी, जब नवाज शरीफ साहब पे आया तो PMLN नहीं बिल्कुल करते थे, होता है कि पार्टी हेड के लिए लेकिन हमने अपनी सियासत का नहीं मलिक साहब नहीं, हमने अपनी सियासत का महवर सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब की रिहाई को नहीं बनाया था। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारी अलग से एक रिहाई कमेटी थी, हम बिल्कुल बात करते थे क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई थी। 11.5 साल बेगुनाही में उन्होंने काट लिए, ज़बान कट गई, हर चीज़ हो गई। लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि हम रद्द कर दें, हम हर चीज़ सियासत को ख़त्म कर दें और सिर्फ एक ही हमारा फोकस रहा था। हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो जद्दोजहद की है, वो इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर की है। इनको तो जमहूरियत की नामो निशान नहीं पता, इनको तो स्पेलिंग नहीं पता कि उनकी जमहूरियत की स्पेलिंग क्या है। बेसिर दानियाल साहब से पहले तो इमरान खान से मुसालियत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये तो जेल में बैठे हुए किसी के साथ भी वो कोई भी जमात का बंदा हो उसके साथ होनी चाहिए। और मैं बड़ा इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी रखता हूँ कि सियासत में हरफ़े आखिर कोई चीज़ नहीं होती, मफाहमत इज़ द ओनली वे। लेकिन मफाहमत का दरवाज़ा खुला रखना जो है ना वो अगली पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रोज़ गालियाँ देंगे, आप रोज़ इदारों को बुरा भला कहेंगे, आप रोज़ अपने अफवाज को, शुहदाओं को इसको करेंगे, तो मुझे बताएं कि आप सियासी जमात के पास क्या स्पेस छोड़ देंगे? क्या आप हमारे पास फिर कोई स्पेस रहती है कि हम उनको एडवोकेट कर सकें या उनके लिए बात कर सकें या कोई हल निकाल सकें? देखें, अल्टीमेटली कोई बड़ी से बड़ी जंग हो तो अल्टीमेट हल जो है ना वो मेज़ पे निकलता है। कोई बड़े से बड़ा डिफरेंस हो वो अल्टीमेट जो है उसका हल जो है वो मेज़ पे बैठ के निकलता है। कफन बांध कर, गाली देकर, बुरा भला कहकर नहीं निकलता। मतलब आप एक सफ़र तो तय करते हैं लेकिन अल्टीमेट जो आपको जब रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए तो आपको फिर टेबल के ऊपर बैठना पड़ता है। मोहसिन नकवी ने जो बैक चैनल खोला था 2024 में, क्या वो दोबारा रीएक्टिवेट करेंगे? देखिए नहीं, जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब की बात है वो भी चैनल रीएक्टिवेट नहीं कर सकते। अगर ये कोई रीएक्टिवेट कर सकता है तो ये तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बुरा भला कहते हैं, जो गालियाँ देती हैं, वो इमरान खान हो, उनकी बहनें हों, उनकी फैमिली हो, उनके लीडरान हो, जब तक ये अपनी सफ़ों में अपने इदारों के ख़िलाफ़ रोज़ कभी आप मोदी के साथ छलांग मार के खड़े हो जाते हैं, कभी आप अपने शोधाओं को कहते हैं कि वो मार्का हक और बयान महसूस झूठा था, कभी आप क्या बात करते हैं, कभी आप क्या बात करते हैं, तो आप जब तक अपने अंदर क्लैरिटी नहीं लेकर आएंगे ना तो कोई बंदा आपके साथ बैठ कर बात लेकिन प्रोग्राम का आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।